हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा करना चाहता हूँ। उनके असातिज़ा में से एक बच्चा भी था जिसको उन्होंने अपने असातिज़ा में शुमार किया और उसकी कहानी ये थी कि एक दिन वो एक गली में से गुज़र रहे थे और एक दिन पहले रात को बारिश हुई जिसकी वजह से उस गली में फिसलन ज़्यादा थी। बच्चा आगे था, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पीछे थे और वो बच्चा कभी दाएँ, कभी बाएँ, वो फिसलने के अंदाज़ में चल रहा था। तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने बच्चे को कहा कि बेटा ध्यान से चलो, कहीं फिसल के गिर ना जाओ। तो बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें कहा कि इमाम साहब, मेरे फिसलने के बारे में आप फ़िक्र ना करें। मैं अगर फिसल गया तो सिर्फ़ मेरी ज़ात को चोट लगेगी, लेकिन अगर आप फिसल गए तो आपके पीछे चलने वाले और आपको मारने वाले जो मुरीद हैं, वो सब फिसल जाएँगे। तो आज मुझे इस बात का ख़्याल है कि 2 हाफ़िज़ यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि इस प्लेटफ़ॉर्म से कोई ऐसी बात ना जाए जो हकीकी ना हो और जिसमें फिसलने का कोई खौफ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफ़िज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ वसी टीवी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ये है कि अब आने वाले मौसम के अंदर गंदम भी लग सकती है और उसकी मुतबादिल फसलें भी लग सकती हैं। हमने आज रहनुमाई लेनी है जनाब हाफ़िज़ साद बिन मुस्तफ़ा साहब से, जिनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए हैं और इनसे रहनुमाई लेनी है कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे पास कौन-कौन सी मुतबादिल फसलें हैं, जिन्हें लगाकर हम अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कम कर सकते हैं और हमारे प्रॉफ़िट में इज़ाफ़ा भी हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपके सामने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा करना चाहता हूँ। उनके असातिज़ा में से एक बच्चा भी था जिसको उन्होंने अपने असातिज़ा में शुमार किया और उसकी कहानी ये थी कि एक दिन वो एक गली में से गुज़र रहे थे और एक दिन पहले रात को बारिश हुई जिसकी वजह से उस गली में फिसलन ज़्यादा थी। बच्चा आगे था, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पीछे थे और वो बच्चा कभी दाएँ, कभी बाएँ, वो फिसलने के अंदाज़ में चल रहा था। तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने बच्चे को कहा कि बेटा ध्यान से चलो, कहीं फिसल के गिर ना जाओ। तो बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें कहा कि इमाम साहब, मेरे फिसलने के बारे में आप फ़िक्र ना करें। मैं अगर फिसल गया तो सिर्फ़ मेरी ज़ात को चोट लगेगी, लेकिन अगर आप फिसल गए तो आपके पीछे चलने वाले और आपको मारने वाले जो मुरीद हैं, वो सब फिसल जाएँगे। तो आज मुझे इस बात का ख़्याल है कि 2 हाफ़िज़ यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि इस प्लेटफ़ॉर्म से कोई ऐसी बात ना जाए जो हकीकी ना हो और जिसमें फिसलने का कोई खौफ हो। तो लिहाजा मैं वेलकम करता हूँ जनाब हाफ़िज़ साहब को। हाफ़िज़ साहब, आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आप हमेशा मोहब्बत का इज़हार करते हैं, हमेशा आप रहनुमाई के लिए तैयार रहते हैं। आज मेरा और मेरे सुनने वालों का जो मसला है, वो ये है कि 2 साल से गंदम लगाने वाले जो हैं, उनके साथ हाथ हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है या गवर्नमेंट को पता है। इसलिए कि इस वक्त भी जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, 60,000 टन गंदम जो है अनलोड हो रही है कराची पोर्ट पर। तो हम ये देखना चाहते ये हैं कि आने वाले वक्त में अब जो फसलें लग रही हैं, उसके अंदर गंदम भी लगेगी, तेलदार अजनास भी लगेंगी। तो अगर हम गंदम लगाते हैं, इट इज़ ओके, ये हमारा अपना फैसला है। लेकिन अगर गंदम की बजाय कोई और चीज़ लगाएँ या गंदम के लगाने के साथ-साथ कोई और फसल लगाएँ, तो 2 फसलों का नाम बहुत मशहूर है और आपके साथ वो दोनों फसलें बड़ी अटैच है। एक कैनोला है और एक राया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा अपनी रहनुमाई के लिए और अपने सुनने वालों की रहनुमाई के लिए कि अगर ये फैसला करना पड़े कि हमें कैनोला और राय में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े, तो फिर हम कौन-सी फसल को तरजीह देंगे और क्यों तरजीह देंगे? वेलकम जा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। देखिए जी, जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि पिछले 2 ढाई साल से जो हमारा किसान है, वो बुरहान का शिकार है, उसे सही रेट नहीं मिल रहे या मौसमी हालात की वज़ह से उसकी प्रोडक्शन सही नहीं आ रही।
बहुत सारे मामलात हैं। इस चीज़ के लिए अब जब फार्मर जा रहा है, मुख्तलिफ डाइवर्सिफ़िकेशन की तरफ जा रहा है, मुख्तलिफ फ़सलों की तरफ जा रहा है, नई फ़सलों का वो जो पूछ रहा है ताकि उसे अच्छा रेट मिल सके, अच्छी प्रोडक्शन मिल सके और जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसमियाती तब्दीली हो रही है, इसमें वो बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर सके। जैसा कि आपको पता है कि हम जो तेलदार अजनास या तेल जो है, खाने वाला तेल, पेट्रोलियम के बाद दूसरे नंबर पे हमारी जो है बड़ी इम्पोर्ट है और हम 5 बिलियन यूएस डॉलर सालाना जो है वो खर्च करके मुल्क के अंदर उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। और चलें हम कोई अच्छी चीज़ इम्पोर्ट कर रहे होते तो इसका दुःख ना होता। हम जो तेल खाने के लिए इम्पोर्ट कर रहे हैं वो पाम ऑयल है जिससे दुनिया साबुन बनाती है और उसका रिज़ल्ट नतीजा क्या निकल रहा है कि हमारे घर के अंदर हर घर के अंदर ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। आपको दिल के मरीज़ मिलेंगे, डायबिटिक होंगे और बहुत सारी जो मसाइल हैं जिसमें जोड़ों के दर्द हैं और मसाइल जो हमारे खाने की जो हैबिट है उससे जुड़े हुए हैं। तो ये वजह यही है कि हम ज़्यादा हमारी जो पर कैपिटा कंज़म्पशन फ़ास्ट फ़ूड आने की वजह से वो भी बढ़ गई है और हम 6 किलो से अब 24 किलो पर कैपिटा पर एनम यानी 1 साल के अंदर एक आदमी 24 किलो या 24 लीटर ऑयल या घी इस्तेमाल कर रहा है। जिसकी वजह से ये आगे सारी बीमारियाँ और हमारी जो कसरत है वो भी कम हो गई, काम की जो नोयत है वो भी तब्दील हो चुकी है। तो एक तो हमें अपनी ये जो अतवार हैं इनको भी चेंज करना पड़ेगा। दूसरा जो आपका सवाल है, मैं अब उसकी तरफ आता हूँ, वो क्यों ज़रूरी है उसकी मैंने वज़ाहत की कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और लो क्वालिटी। तो ज़रूरत है कि हम हमारा मुल्क अल्लाह ताला ने हमें ज़रई मुल्क दिया है, इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है। हम क्यों ना अपने मुल्क के अंदर ऐसी अजनास लगाएँ जिसके ज़रिए हम तेल जो है वो निकाल के अपना मुल्क की ज़रूरत भी पूरी कर सकें और एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ जा सकें। तो इसमें 2 जो आम तौर पे राया सरसों जिसे कहा जाता है, कैनोला कहा जाता है, ये आपकी रबी की अहम फ़सल है। आने वाला सीज़न उसका आ रहा है। मैं यहाँ आपको थोड़ा-सा मैं आपकी तायीद करना चाहूँगा। आपने जिन बीमारियों का तज़किरा किया है, ये असल अब इस वक़्त हर पाकिस्तानी के साथ ये मुसीबत है। आज ही मेरे एक दोस्त ने मुझे टेलीफ़ोन किया मियाँवाली से और वो मुझसे पूछ रहे थे कि जी मुझे किसी स्पेशलिस्ट का पता बताएँ। तो मैंने उससे पूछा कि मर्ज़ क्या है? उन्होंने कहा जी तमाम के तमाम अमराज़ हैं, मुझे ऐसा डॉक्टर चाहिए जो तमाम मर्ज़ों को देख सके, मुझे किसी और डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो ये बात आपकी 100% दुरुस्त है कि ये जो जिस किस्म की खुराक और जिस किस्म का ऑयल और हमारी क्वालिटी जिस किस्म की हमें मिल रही है, उसके नतीजे के अंदर हर किस्म का मर्ज़ जो है, वो पाकिस्तानियों में पैदा हो रहा है। तो एक तो खुराक के ऊपर हम $5 बिलियन खर्च कर रहे हैं और फिर $5 बिलियन से ज़्यादा हम इलाज पर खर्च कर रहे हैं। जी सर। लाइफ हमारी जो है ना सर वही ज़रूरत है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासिर हो रही है। ज़िंदगी का दुरानिया कम होता जा रहा है हमारा अगर हम देखा जाए दूसरे और वो जो हेल्दी और एक्टिव लाइफ है वो नहीं हो रही। तो सबसे पहले जैसे आपने ज़िक्र किया तो ज़रूरत मेडिसिन से भी ज़्यादा ज़रूरत है अपनी खुराक को और अपनी एतवार ज़िंदगी का जो रोज़मर्रा के हमारे मामूलात हैं उसको सही करने की। उसके बाद ही मेडिसिन असर करेंगी वरना मेडिसिन आपको पता है उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और ज़्यादा वो बीमारियों की तरफ जाती है। तो इसके लिए जो कैनोला का ऑयल है वो सबसे बेस्ट ऑयल और इकोनॉमिकल ऑयल तस्वुर किया जाता है जो खाने के एतबार से क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड कम से कम होती हैं। उसमें जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं जो हमारे लिए अच्छी जिन्हें फैट्स गुड फैट्स कहा जाता है। तो और ये जो आपका ये हमारी जो कैनोला अक़साम है या राय की अक़साम है वो लोकली डेवलप्ड हैं, नॉन जीएमओ है और हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके मुताबिक क्वाइट सूटेबल है, वेल अडॉप्टेड है कि यहाँ पे हम काश्त करके उसकी बेहतर बेहतर पैदावार लेके अच्छा हमारा किसान जो है वो मुनाफ़ा कमा सकता है। इसमें जो कैनोला अक़साम है उनका खाने का ऑयल घर में आप बिला झिझक आम एक्सपेलर या कोल्हू से निकलवा के उसे इस्तेमाल करें। आप लोग खुद देखेंगे कि आपकी सेहत पर 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर खातिर ख़्वाह जो है असर आएगा, आपकी सेहत बेहतर होगी, आपकी एनर्जी और एक्टिव आप लोग ज़्यादा होंगे। तो उसमें कैनोला का ऑयल जो है इस्तेमाल करें और ये इकोनॉमिकल भी है अगर हम देखें ज़ैतून का ऑयल जिसकी अल्लाह ताला ने कुरान में भी कसम खाई है, बहुत अच्छा ऑयल है, हर लिहाज से देसी घी वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका रेट इतने ज़्यादा हैं जो आम इंसान की पहुँच से दूर है। जबकि कैनोला का ऑयल हम अगर आम देखें आजकल जो रेट चल रहे हैं कैनोला का वो 7500 से लेकर 8000 तक या 7000 रुपए में भी मिल जाता है, तो वो इकोनॉमिकल आपको पड़ता है, हर घर उसे इस्तेमाल कर सकता है, वो हेल्दी ऑयल है। तो इसी तरह दूसरी जो हमारी किस्म है, राया किस्म है, वो भी हमारे जो गर्म मौसम है उसके लिए क्वाइट सूटेबल है। उसमें अच्छे तरीके से वो परफ़ॉर्म करता है और उसके साथ-साथ उसकी फली झड़ती नहीं है। क्योंकि हमारा मौसम ज़्यादा गर्म है और जो दुनिया की निस्बत तो यहाँ पे राया अक़साम बड़ी अच्छी परफ़ॉर्म करती हैं। तो उसका भी ह हल जो राया का आम तौर पे जो तेल होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि उसके अंदर जो अंसर है रूसिक एसिड उसकी मिकदार ज़्यादा होती है।
जो सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। इसी तरह जो उसके अंदर ग्लूकोसाइनोलेट्स होता है राय अक़साम के अंदर, वो भी ज़्यादा होता है, वो हमारी जानवरों के लिए बेहतर नहीं है। तो इसके लिए हमने आरी कैनोला एक किस्म बनाई है जो राय के ही अंदर ही है, उसके अंदर एरूसिक एसिड का लेवल भी और ग्लूकोसाइनोलेट्स का लेवल भी विद इन लिमिट्स है, यानी 2% से कम एरूसिक एसिड है और ग्लूकोसाइनोलेट्स जो है वो 30 माइक्रोमोल पर ग्राम से कम है। तो ये सेफ़ है खाने के लिए, बल्कि उसमें जो एक्स्ट्रा उसकी अफ़ादियत है वो ये है कि इसके अंदर ओमेगा 3 की जो वैल्यू है वो बहुत अच्छी है। ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आरी कैनोला में 12% से ज़्यादा है, जबकि दूसरी जो अक़साम है, जो कैनोला अक़साम, उसमें 7-8% होता है। अब जो आपका सवाल था हाफ़िज़ साहब कि काश्तकार को क्या लगाना चाहिए? क्या चीज़ें जो है ना, किस तरह मद्देनज़र रखें कि वो उसके लिए सूटेबल हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल हो? उसके लिए सबसे पहले जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है, हमारा काश्तकार नकल करके तो चीज़ों को अडॉप्ट करता है, पढ़ के, सीख के चीज़ों को नहीं लगाता। सबसे पहले उसे देखना चाहिए, पूरे अपने साल का कैलेंडर बनाना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि कौन-कौन सी फसलें, उसको स्टडी करे, मार्केट को स्टडी करे, इर्द-गिर्द देखे कि उसके करीब कौन-सी मार्केट, मंडी, जहाँ पे किस चीज़ की माँग ज़्यादा है। और उसके साथ-साथ उसकी ज़मीन कौन-सी फसल के लिए सूटेबल है, किसको पसंद करती है, ठीक है? और उसके साथ-साथ उसका जो क्रॉप रोटेशन है, एक फसल के बाद जो दूसरी फसल लगानी है, उसकी टाइमिंग क्या है? इन सारी चीज़ों को और उसके साथ-साथ अपना बजट भी देखे कि उसके पास इन सारे मामलात को करने के लिए क्या प्रॉपर बजट है। वो करने के बाद अब वो डिसाइड करे कि उसने किन-किन फसलों पे जाना है। अब उसके बाद पहला नंबर आता है कि उस फसल को सीखे, पढ़े कि उसके अंदर कौन-कौन सी वैराइटीज़ हैं, उन वैराइटीज़ का ड्यूरेशन क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट, ज़मीन की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी आबो-हवा की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए कौन-कौन सी खादें किस टाइम पे चाहिए, उसका तरीका काश्त क्या है, बेस्ट सोइंग टाइम जो है उसका वो कौन-सा है, उसको कटाई किस तरह करनी है, उसको जो बाकी जो उसके मामलात हैं, कीड़े कौन-कौन से आते हैं, बीमारी कौन-कौन सी आती है और फिर किस तरह मार्केट में कौन-कौन सी जगह इसकी मार्केट है, वहाँ पे उसे सेल करना है। उसके बाद जब वो डिसाइड करके अपनी फसल लगाएगा तो यकीनन उसकी पैदावार भी अच्छी होगी, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी और उसको जो मार्केट के इश्यूज़ हैं, वो भी नहीं आएँगे। इसमें अगर हम कैनोला में बात करें तो हमारे पास जो मुख्तलिफ़ अक़साम, जिसमें टीएम कैनोला है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, लेटेस्ट अप्रूव्ड है और इसमें क्लाइमेट जो मौसमियाती तब्दीली है उसके ख़िलाफ़ बेहतर क़ुव्वत मदाफ़त है, क्योंकि ये अर्ली फ्लावरिंग करती है। आम जो कैनोला अक़साम है वो 45 से 50 दिन के बाद फ्लावरिंग शुरू करती है, जबकि ये 25 से 30 दिन पे फ्लावरिंग शुरू कर देती है। जो पिछले पिछले साल तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ पे वो स्मॉग का और फ्रॉस्ट का कम इफ़ेक्ट था, लेकिन उनसे पिछले 2-3 साल देखें तो स्मॉग और जो फ्रॉस्ट थी और फॉग थी वो बहुत ज़्यादा हुई है और उस टाइम पे फ्लावरिंग सीज़न होता है तो पॉलिनेशन नहीं होती, फली नहीं बनती। तो लेकिन ये जो टीएम कैनोला है ये अर्ली फ्लावरिंग करता है, इसलिए इस चीज़ को एस्केप कर जाता है। उसके बाद हमारे पास सांदल कैनोला है, जनूबी पंजाब के लिए बहुत ही अच्छी कैनोला की किस्म है। हीट टॉलरेंट है, ड्राउट टॉलरेंट है, ये वहाँ पे बड़े अच्छे परफ़ॉर्म करती है। सुपर कैनोला हमारी किस्म है, ये ऑलराउंडर है, आप पूरे पंजाब में इसे बड़े अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। रचना कैनोला है, ये कैनोला की इसके अलावा खानपुर कैनोला है जिसमें ऑयल कंटेंट बहुत अच्छे हैं, ये भी जनूबी पंजाब के लिए बहुत अच्छी है। तो ये अक़साम आप अपनी मौसमी आपने देखना है, ये जितनी भी कैनोला अक़साम है 150 से 160-70 दिन में तैयार होती हैं, यानी अक्टूबर के अगर पहले हफ़्ते में आप लगाएँगे तो मार्च के मिड तक आपकी हार्वेस्ट हो जाएगी। जबकि जो टीएम कैनोला है, ये आपकी एंड फ़रवरी तक हार्वेस्ट हो जाती है। अब आपने देखना है आगे कौन-सी फसल लगानी है, जिन्होंने कॉटन लगानी है वो कॉटन के हिसाब से देखें, जिन्होंने मकई लगानी है वो मकई के हिसाब से देखें, शुगरकेन लगानी है वो उसके हिसाब से देखें या आगे तिल और कोई और फसल लगानी है, तो इसके हिसाब से इसमें से अपनी कैनोला की वैरायटी सिलेक्ट करें। सर जज़ाकल्लाह, आपने तो ये सारा बताया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी तवज्जो जो है वो ज़्यादा जनूबी पंजाब की तरफ ज़्यादा रही है। मुझे ये बताएँ कि पोठवार का इलाका और ये मियाँ वाली साल्ट रेंज, इस एरिया के अंदर कौन-सी वैरायटी जो है कैनोला की, क्योंकि अब मैं कन्विंस हूँ कि आप बताना ये चाहते हैं कि जो कैनोला जो है वो यहाँ के हालात के मुताबिक भी अच्छी है, इसकी पैदावार भी अच्छी है, मुश्किल हालात का मुकाबला भी कर सकती है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर पोठवार के इलाके के अंदर, साल्ट रेंज के एरिया के अंदर मुझे लगानी हो या सेंट्रल पंजाब में लगानी हो, फिर कौन-सी वैरायटी जो है वो आप रिकमेंड करेंगे? जी, बिल्कुल, ये जितनी भी कैनोला अक़साम हैं, ये सेंट्रल पंजाब के लिए बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ पे क्योंकि आपको पता है नहरी निज़ाम है, आपाशी होती है, उसमें ये सारी वैरायटी टीएम, सुपर, सांदल, रचना सारी बेस्ट परफ़ॉर्म करती हैं। उसके साथ-साथ अपर पंजाब में ख़ास तौर पे जो पोठोहार का एरिया है, वहाँ पे बारानी होती है, वहाँ पे आप आरी कैनोला लगवाएँ।
आरी कैनोला बड़ा अच्छा जाता है। इसके अलावा जो है आप टीएम कैनोला भी, अगर बारिशें अच्छी हैं तो उसे काश्त कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आरी कैनोला जो है ये राई के अंदर किस्म है बेहतर, ये आप इसे परफ़ॉर्म करती है पोठोहार के अंदर, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मैं आगे इस तरफ आ रहा था कि बारिशों को आपने देखना है, बदतर इसको उगाओ के लिए अच्छा चाहिए। इसी तरह राई के अंदर अगर आप बात करें तो सुपर राया बहुत अच्छा है, लेकिन उसका तेल खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो आम तौर पे जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन आम तौर पे वो भी हमारी एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में जाता है, वो ब्लेंड कर देते हैं दूसरे ऑयल के साथ और उसका रूसिक एसिड जो है वो कम कर देते हैं। लेकिन प्योर जो आप सुपर राय का ऑयल अगर निकलवा के घर में खाएँ तो वो बेहतर नहीं है। इसके लिए कैनोला अक़साम ज़्यादा बेहतर है। देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि आपने कोई चीज़ लगी-लिपटी नहीं रखी। आपने किसान के हाथ में दे दिया कि उसकी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी फैसला करे, वो कैनोला लगाना चाहे, फिर कैनोला की कौन-सी किस्म लगाना चाहे, इसी तरीके से वो राया लगाना चाहे। अल्टीमेटली तो ये है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटे, वो एक कामयाब काश्तकार साबित हो और एट द एंड ऑफ द डे उसके घर में कुछ पैसे आएँ। अब मुझे आप ये बताइएगा कि इतनी वैराइटियों के आप नाम ले दिए हैं आपने, ये अगर मैं एक फार्मर के तौर पर मैं ये वैराइटीज़ लेना चाहूँ, तो मुझे ये कहाँ-कहाँ से मिल सकती है आसानी के साथ और इज़्ज़त के साथ? जी, इसमें एक जो है ना एस्पेक्ट रह गया था कि वो फार्मर कैसी ज़मीनों पे कौन-सी जो अच्छी ज़मीनें हैं, मैरा ज़मीनें हैं, उधर कोशिश करें जो कैनोला अक़साम है, गोभी सरसों की अक़साम है, वो काश्त करें। जो आपके रेतले रकबे हैं या जहाँ पे सलाइन सॉइल है, नमकियात ज़्यादा हैं, वहाँ पे जो है वो राया अक़साम जो है उसकी काश्त करें, उसको प्रेफ़र दें। और दूसरा जो सीड है, ये अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी मिल सकता है आपको, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के जितने आउटलेट्स हैं, उधर से मिल सकता है। उसके अलावा 50-60 से ज़्यादा सीड कंपनीज़ जो हैं वो हर साल हमारे से प्री बेसिक सीड लेके इसे मल्टीप्लाई करती हैं और इन वैराइटीज़ का सर्टिफाइड सीड उन प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उनसे भी आपको आसानी से मिल सकता है। माशाल्लाह, ये तो आपने मसला हल कर दिया है कि पंजाब सीड कॉर्पोरेशन इसकी आउटलेट तकरीबन हर शहर में मौजूद है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं और अगर कहीं भी ना मिले तो फिर कम अज़ कम अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट से लोग राब्ता कर सकते हैं। नीचे हाफ़िज़ साहब का टेलीफ़ोन नंबर चल रहा होगा। हाफ़िज़ साहब इस मामले के अंदर बहुत अच्छे किसान दोस्त इनका रवैया रहा है, हमेशा ये टेलीफ़ोन का जवाब भी देते हैं। लेकिन मसरूफ़ियत बाद मरतबा ऐसी होती है कि फ़ौरी तौर पर आदमी जवाब नहीं दे सकता। तो ये नंबर व्हाट्सऐप का है, इसके ऊपर आप ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं और जब ये फ़ारिग होंगे तो ये कॉल बैक कर लेंगे। हाफ़िज़ साहब, मुझे जो पूछना है आपसे, थोड़ा-सा आपने तज़किरा किया, लेकिन मुकम्मल तौर पर तज़किरा नहीं हुआ मेरी तसल्ली के लिए। वो ये है कि इस वक़्त हालत ये है कि 2 चीज़ों ने परेशान किया हुआ है किसानों को। एक तो ये है कि जब हमारी फसल तैयार होती है तो पता चला कि हीट वेव आ गई और वो सारी की सारी पॉलिनेशन को बर्बाद करके मेरी जो फसल को बर्बाद कर गई। और दूसरा ये है कि ये उसे कहते हैं फ्रॉस्ट डैमेज, आपने तज़किरा किया है। कैनोला और राया के अंदर जो वैराइटीज़ आपने बताई हैं, हीट वेव का तो इश्यू नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि क्या फ्रॉस्ट डैमेज का कितना इम्कान है? जी, इसमें फ्रॉस्ट डैमेज जो राया जो अक़साम है ना, वो ज़्यादा इसके अंदर वल्नरेबल होती है, क्योंकि वो गर्मी को ज़्यादा पसंद करती हैं। गर्मी के लिए हीट और ड्राउट टॉलरेंस उनमें ज़्यादा है, लेकिन जब फ्रॉस्ट आती है तो उसके लिए उसमें कम जो है रेजिस्टेंस है। इसकी निस्बत जो गोभी सरसों की अक़साम है, कैनोला अक़साम है, वो ज़्यादा टॉलरेट करती हैं फ्रॉस्ट को। और उसके दूसरी निस्बत उसके ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ, कि हम उसकी वक़्त पे सोइंग करें, उसकी प्लांट पॉपुलेशन और सोइंग का मेथड जो है वो तरीक़ाकार वो सही होना चाहिए कि हम जो हमारे मेरा और पक्के रकबे हैं उसे बेड पे या रिज पे हम काश्त करें। तो ये हीट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम फ्रॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो कीड़े बीमारियाँ और ये मौसमी तब्दीलियाँ हैं, इनको हम बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कि आम तौर पे जो काश्तकार हैं वो एक ही जो सस्ती खाद है कोई उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट है पौधे की वो नहीं होती, बल्कि वो या तो ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ कर जाता है या पौधे सक्यूलेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कीड़े आते हैं। दूसरे नंबर पे हम जड़ी-बूटियों का कंट्रोल नहीं करते, उनको प्रॉपर कंट्रोल, ये 3-4 चीज़ें हैं कि नंबर 1 सोइंग टाइम, सोइंग मेथड, प्लांट पॉपुलेशन, बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र और जड़ी-बूटियों का कंट्रोल। इनको हम कर लें तो बहुत सारी जो मसाइल हैं क्लाइमेट चेंज के, कीड़ों के, बीमारियों के, वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। हाफ़िज़ साहब, आपने माशाल्लाह 4-5 चीज़ें बताई हैं। मैं आपसे सिर्फ़ 2 चीज़ें पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, वो है जड़ी-बूटियों का ख़ात्मा। यानी कौन-सा केमिकल ऐसा है जो आपने सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाया है और उसको इस्तेमाल करने के बाद मैं समझूँ कि मेरी फसल जड़ी-बूटियों से महफूज़ है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र का बताया कि ये ऊपर-नीचे कहीं ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कहीं शुगर अप हो गई है। तो मुझे ये बताइएगा कि बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र का
मतलब आप क्या बताते हैं हमारे फार्मर्स को कि अगर आप ये करेंगे तो ये बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र होगा और इसके नतीजे के अंदर आपकी पैदावार इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी होगी। जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सर पहले तो जो जड़ी-बूटियों का कंट्रोल है इसमें रहा कैनोला के अंदर हम सिर्फ़ प्री इमर्जेंस जो आपके ज़हर हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें एस-मेटोलाक्लोर बहुत इफ़ेक्टिव है, पेंडिमेथलिन भी कर सकते हैं, लेकिन एस-मेटोलाक्लोर का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है 800 एमएल फ़ी एकड़ आप वत्र कंडीशन के अंदर बीज की बिजाई के फ़ौरन बाद आप इसे 12 घंटों के अंदर करेंगे, तो इंशाल्लाह चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी-बूटियाँ हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। दूसरी आपने जो खाद वाला क्वेश्चन किया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मुतवाज़न खाद के मिसाल इसी तरह है जिस तरह हम मुतवाज़न ग़ज़ा खाते हैं कि उसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, लेकिन ये हर इंसान से इंसान वेरी करता है। जो बल्कि है उसकी मुतवाज़न ग़ज़ा और होगी, जो स्मार्ट दबला-बुतला है उसकी और होगी, जो मरीज़ है उसके लिए मुतवाज़न ग़ज़ा और होगी। तो ये जो मुतवाज़न ग़ज़ा ज़मीन के लिए भी अगर हम खाद की बात करें, ये ज़मीन टू ज़मीन वेरी करेगी। रेतली ज़मीन के लिए और होगी, जो चिकनी होगी उसके लिए और मुतवाज़न ग़ज़ा है। जो मैरा ज़मीन है उसके लिए और मुतवाज़न ग़ज़ा है, नमकियात वाली ज़मीन है उसके लिए और मुतवाज़न ग़ज़ा है। इसके लिए सबसे पहले काश्तकार को अपनी ज़मीन का एनालिसिस कराना चाहिए। आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज़ मौजूद हैं, वो बड़े नॉमिनल प्राइस के अंदर सॉइल टेस्ट करती हैं। वहाँ पे आपको बताया जाता है आपकी ज़मीन के अंदर कौन से अज़्ज़ा की कमी है, कौन से अज़्ज़ा की ज़्यादती है। सबसे बेहतर तो ये है कि आप ये तज्ज़िया करवा के उसके मुताबिक जो है अपनी खाद का इस्तेमाल करें। और दूसरा जो जनरल हम बात करते हैं जो 3 मेजर अज्जा हमारे एनपीके जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, इसका मुतवाज़न इस्तेमाल कि इसको हम ना इनमें से किसी को ख़त्म करें, ना इसकी एक ही की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें जो आम तौर पे होता है कि हम नाइट्रोजन खादें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाकी महँगी होने की वजह से कम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ-साथ जो हमारे अज़ाए जो सग़ीरा हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, जो हमारी बड़ी ज़रूरत होती है। तो ये सारों का अपनी ज़मीन की ज़रूरत के मुताबिक मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें एनपीके आता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट इनका इस्तेमाल करना जो है बैलेंस फर्टिलाइज़र कहलाता है। आपने देखिए बहुत प्यारा जवाब दिया लेकिन मैं फिर भी प्यासा हूँ। एक तो ये बात ये है कि हर आदमी को जानना चाहिए, मैं ये समझता हूँ अच्छी पैदावार अगर मैंने 40 मन कैनोला या 42 मन लेनी है ना, तो पहला काम जो है वो मैंने ये करना है अपना ज़मीन का एनालिसिस भी करवाना है और पानी का एनालिसिस भी करवाना है। लेकिन कुछ माठे किस्म के लोग भी होते हैं, उसके नतीजे के अंदर एक जनरल एवरेज हमारे ज़हन में आती है कि इस इलाके के अंदर इतना पीएच है, इस इलाके के अंदर रेतीली ज़मीन होगी, लइये में जाएँगे, इस इलाके में ये होगा। तो आप मुझे जनरली बताइएगा कि कितनी डीएपी आप रिकमेंड करेंगे, कितना यूरिया रिकमेंड करेंगे, डीएपी रिकमेंड भी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये ज़रा तीनों के बारे में ज़रा बताइएगा, फिर मैं माइक्रो की बात बाद में करता हूँ। जी, इसमें सर बिल्कुल जो जर्नल आप है, हमारी जो जनरल ज़मीन है अगर उसमें बात की जाए, तो आप ज़मीन की तैयारी के वक़्त पोटाश आधा बैग कम से कम इस्तेमाल करें। इसलिए डीएपी का भी आधा बैग ज़मीन की तैयारी के वक़्त इस्तेमाल करें। उसमें 2 किलो आप सल्फ़र ज़मीन की तैयारी के वक़्त डालें। इसके बाद जब आप पहला पानी लगाएँ तो उसमें फिर नाइट्रोफ़ॉस का यूज़ करें, ठीक है? नाइट्रोफ़ॉस 1 बैग फ़ी एकड़ जो है वो आधी बोरी आपकी डीएपी के बराबर उसमें आ जाएगा और साथ उसमें नाइट्रोजन भी आ जाएगी, उसका इस्तेमाल करें। फिर इसी तरह जब फसल फूलों पे आती है तो 1 बैग अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें। ये मिकदार कम ज़्यादा आप अपनी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी फिर वही बात है उसको मद्देनज़र रख के करेंगे, ठीक है? लेकिन नॉर्मली आप इस तरह चलेंगे और इसी तरह जब फसल फूलों पे होती है उसमें बोरान का जो है वो इस्तेमाल करें, उससे फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, आपकी पॉलिनेशन अच्छी होगी, आपकी प्रोडक्शन इस तरह आप अगर जाएँगे ये वेरी फिर मैं वो कहता हूँ कि ये एक जनरल है, लेकिन हर ज़मीन के हिसाब से, उसकी फसल के हिसाब से, फसल की कंडीशन के हिसाब से ये खादें तब्दील की जा सकती हैं। इनकी मिकदार जो बढ़ाई या कम की जा सकती है। फसल कोई बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ पे जा रही है, तो हम वहाँ बहुत ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल नहीं करेंगे या फसल रुकी हुई है, तो वहाँ पे हम नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल करेंगे या एनपीके का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जनरल यही है कि आपने न ज़मीन की तैयारी के वक़्त पोटाश भी डालनी है थोड़ी मिकदार में। दूसरा आप वो जो ख खाद हिसाब ऐप है, जो सॉइल फर्टिलिटी ने बनाई है, वो आपके एंड्रॉइड और आईफ़ोन सब पे है, उससे भी आप मदद ले सकते हैं अपनी फसल का, अपने इलाके का लिख के। वो आपको रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र बता देगी और जो सबसे बड़ा हमारा फाइनेंशियल मसला है, अगर वो आ रहा है कि भई हमारे पास मेरे पास पैसे कम हैं और ये खाद जो है रिकमेंडेड हाफ़िज़ साहब जो बता रहे हैं, ये तो बन रही है 60,000 की, मेरे पास है 30,000 या 35,000 उसमें किस तरह मैं इस्तेमाल करूँ? उसमें आप वो लिखेंगे तो वो सारी खादों की आपको कैलकुलेट करके बता देगी कि इसमें पोटाश इतनी डालें, इसमें फ़ॉस्फ़ोरस इतनी डालें, इसमें नाइट्रोजनी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल इतनी करें। तो वो बैलेंस कर देगी उनकी मिकदार सबकी कम-कम करके। तो लेकिन आपने बैलेंस इस्तेमाल करना है, ये नहीं करना कि यार पैसे नहीं है सिर्फ मैं नाइट्रोजन ही चलो पा दूँ। वो उल्टा जो है उसको स्ट्रेस में लेके जाएगी और आपकी फसल जो है सही ग्रोथ डेवलपमेंट जज़ाकल्लाह हाफ़िज़ साहब, आपने इससे बेहतर जो है
जिस अंदाज में आपने समझाया है शायद मैं ना समझा सकता। आपने अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। मुझे आप ये बताइएगा कि पिछले साल चूँकि आपका ताल्लुक है फार्मर से, उसमें अच्छे भी हैं, उसमें माठे भी हैं। मुझे ये बताइएगा कि जनरल जो एवरेज है कैनोला की, वो कितनी आई है पिछले साल? और जो सबसे टॉप के जो लोग थे, अच्छे जिसे आप कहते हैं ना प्रोग्रेसिव फार्मर्स, उनकी पैदावार कितनी आई? जी सर, इसमें जो आमतौर पे हम अगर हम ओवरऑल एवरेज की बात करें तो वो 18-19 मन पंजाब की एवरेज थी। लेकिन मैं जो करता हूँ वो उसको फार्मर को देखता हूँ जो थोड़ी कोशिश कर रहा है सीख के या कुछ रिकमेंडेड जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें 20 से 22 मन जो एवरेज आई है। जो अच्छे फार्मर हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, जो हर चीज़ का ख़्याल कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन का कि प्लांट टू प्लांट का फ़ासला, रो टू रो का फ़ासला के भी देख के जिससे प्लांट की पूरी भरपूर ग्रोथ होती है, वो 30 मन से ऊपर इवन 35 मन तक भी जो है उन्होंने अपनी पैदावार ली है। और सीमन रेट आज का क्या है? सर आज कैनोला का और राय का? कैनोला जो है वो 7,000 से 7,800 7,500 यहाँ तक जा रहा है और राया जो है हमारा 6500 6800 और 7,000 तक। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कैनोला और राया लगाऊँ या इन दोनों में से एक लगाऊँ, तो साँस लेने के इम्कानात बहुत रोशन हैं। हाफ़िज़ साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मदीने ले जाए। बहुत प्यारे तरीके से आपने किसानों की रहनुमाई की है। मैं अगले किसी प्रोग्राम में आपको ज़हमत देना चाहता हूँ कि आप मेरे किसानों को पत्तों की ज़बान समझाएँ कि पत्तों को देखकर आप क्या बता सकते हैं कि इसमें कौन-सा माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो उसको कमी की शिकायत कर रहा है या कौन-सा माइक्रो न्यूट्रिएंट ये बता रहा है कि इसको तो लाज़मी तौर पर अभी इस्तेमाल करना चाहिए। और पत्तों की ज़बान क्या बता रही है कि आपने कौन-सी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, जो आपको नहीं करना चाहिए था। मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रगुज़ार हूँ। नाज़रीन अपने हाफ़िज़ साहब का टेलीफ़ोन नीचे चल रहा है। जी, हाफ़िज़ साहब वैसे भी काम के आदमी हैं, इसलिए यहाँ से अय्यूब रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्री बेसिक सीड मिलता है। और प्री बेसिक सीड ये है कि जो आम दुकानों पर नहीं मिलता। लेकिन ये उन लोगों को देते हैं जिनके बारे में यकीन होता है कि जाके इन्होंने सही इस्तेमाल करना है और जिस अंदाज़ में इन्होंने तरीका बताया है उसको भी इस्तेमाल करना है। तो मेरी दुआ है कि आप सब लोग उनमें शामिल हों। नीचे हाफ़िज़ साहब का टेलीफ़ोन चल रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट। उस वक़्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।